हेलो एवरीवन। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही होगी क्लियर तो यस टाइप करें प्लीज़। हेलो, मेरी वॉइस अगर आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी तो यस टाइप करें। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में मेमोरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी यूनिट सेकेंड का टॉपिक है। यूनिट सेकेंड में कुछ टॉपिक शेष रह गए थे, उन्हीं टॉपिक्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग इस लेक्चर में मेमोरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि मेमोरी ग्लैंड क्या होती हैं। मेमोरी ग्लैंड एक पेयर, बात करें मेमोरी ग्लैंड्स की या फिर स्तन ग्रंथियाँ की, तो स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, एक पेयर में पाई जाती हैं, दोनों में पाई जाती हैं। वन पेयर में मेल्स में भी पाई जाती हैं एंड फीमेल्स में भी, दोनों में क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स एक पेयर में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें इनके पोजीशन की, तो ये क्या होते हैं, वक्षीय भाग पर स्थित होते हैं, मीन्स थोरेसिक रीजन में उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं, दोनों में, मेल में फीमेल में। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, श्वेत ग्रंथियाँ, ठीक है, जिसको हम लोग स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, इन्हीं के मॉडिफिकेशन के फलस्वरूप बनी होती हैं। क्लियर। जो श्वेत ग्रंथियाँ या श्वेट ग्लैंड होती हैं, उन्हीं के रूपांतरण से क्या बनती हैं, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होती हैं। मेमल्स, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स या कहना चाहिए मेमोरी ग्लैंड्स का उपस्थित होना स्तनधारियों का, मेमेलियन का क्या होता है, प्रमुख विशेषता होती है। याद रखना, ठीक है, मेमेलिया वर्ग, एक मेमेलिया वर्ग हम पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन में, तो मेमेलिया की खासियत ये है कि उसमें क्या पाई जाती हैं, उनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्लियर, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमल्स या मेमेलियन बोलते हैं। मेल में क्या होते हैं, ये मेमोरी ग्लैंड नॉन फंक्शनल होते हैं, अक्रियाशील होती हैं। वहीं बात करें फीमेल्स में, तो फीमेल्स में क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं, फंक्शनल होती हैं। ठीक है। स्तनों का आकार यौनावस्था में बढ़ जाता है, कारण एस्ट्रोजन के स्रावण के कारण। तो जो, ठीक, मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, उनका आकार क्या होता है, उनका आकार बढ़ जाता है जब वे प्यूबर्टी एज में एंटर करते हैं, तो धीरे धीरे उनमें क्या होने लगती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और इसका रीज़न क्या है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनका आकार बढ़ने लगता है, तो उसका रीज़न है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण। तो जैसे जैसे ही इन ह्यूमंस क्या करती हैं, प्यूबर्टी में, या फिर कोई भी मेमेलियन होता है प्यूबर्टी एज में एंटर करते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनका आकार बढ़ने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, प्यूबर्टी के समय सिक्रीट होने लगता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी ग्लैंड्स के बढ़ने के कारण, मैमल्स जो होते हैं उनके बढ़ने के कारण। क्लियर, ठीक है। और ये मैमल्स का बढ़ना, ठीक है, किसका बढ़ना, मेमोरी ग्लैंड्स के मैमल्स का बढ़ना किसका सिग्नेचर, किसका सिग्नल होता है, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होता है फीमेल्स में। इनके आकार में वृद्धि सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी देखने को मिलती है। बात करें इनके आकार की, इनके साइज़ की, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, इनकी वृद्धि और देखने को मिलती है। जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल प्रेगनेंसी को कंसीव करने वाला होता है, उनकी साइज़ या आकार क्या होती हैं, और बढ़ने लगती हैं। बात करें स्तन ग्रंथि में की, तो स्तन ग्रंथि दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनती है।
कितनी प्रकार की टिश्यू? 2 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनती है स्तन ग्रंथि। कौन कौन सी? तो देखते हैं यहाँ पर। इसमें 2 प्रकार की टिश्यू पाई जाती है। एक को बोलते हैं ग्रंथिल ऊतक, ठीक है, जिसको नोड्यूलेटेड टिश्यूज बोला जाता है, और सेकंड होता है वसीय ऊतक, जिसको फैट टिश्यू बोला जाता है। तो याद रखना 2 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक को बोला जाता है नोड्यूलेटेड टिश्यू और दूसरा को बोला जाता है फैट टिश्यू, ठीक है, ग्रंथिल ऊतक या वसीय ऊतक। और जो फैट की मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है, अलग अलग या परिवर्तनशील होती है, इसलिए इस दोनों का आकार भी अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो फैट टिश्यू है, ठीक है, वसीय ऊतक है, तो वसीय ऊतक में जो फैट की मात्रा है या वसा की मात्रा है वो अलग अलग इंडिविजुअल में क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, मतलब चेंजेबल होती है। इसीलिए अलग अलग इंडिविजुअल में क्या होता है, जो स्तनों की साइज होती है या फिर जो मैमल्स की साइज होती है वो क्या होती है, वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन पोर्शन था ये। ओके, अब आगे देखते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो प्रत्येक इंडिविजुअल में हमने देखा कि 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन्हीं को के बारे में अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो प्रत्येक जो स्तन ग्रंथि होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में स्तन पिंड के नाम से जानते हैं। इन्हीं यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्तन पिंड या मेमोरी लोब्स यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे होंगे बड़ी सी स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्तन पिंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो 15 से 20 क्या पाए जाते हैं, स्तन पिंड या मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। इन्हीं मेमोरी लोब्स के अंदर, ठीक है, मेमोरी लोब्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ आप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तन पिंड। तो यहाँ ठीक है, ये आप देख रहे होंगे मेमोरी लोब्स, ठीक है, ये बड़े जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या हैं, मेमोरी लोब्स हैं। और इनके अंदर जो छोटे छोटे यहाँ आप देख रहे होंगे स्तन पिंड, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेमोरी लोब्यूल बोल रहे हैं। क्लियर? अब इन्हीं मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, एल्वियोलाई पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रुप में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, एल्वियोलाई, क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारे ग्रुप में एल्वियोलाई पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोपिका बोलते हैं। तो यहाँ देखो स्तन पिंड के अंदर में क्या पाया जा रहा है, यहाँ छोटी छोटी यहाँ आप देख रहे होंगे कोपिका, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एल्वियोलाई। और यही एल्वियोलाई क्या करती हैं, मिल्क का सिक्रेशन करती हैं। तो ध्यान रखना, क्या बोले, सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, बड़ी स्ट्रक्चर, ये गोल स्ट्रक्चर क्या है, मेमोरी लोब है। मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी लोब्यूल्स, और मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर पे एल्वियोलाई पाई जा रही है, बहुत सारे एल्वियोलाई। और यही एल्वियोलाई क्या करेंगे, मिल्क का सिक्रेशन करेंगे, दूध का स्रावण करेंगे, ठीक है। और मिल्क क्या होते हैं, दूध एल्वियोलाई की गुहा में संग्रहित हो जाती है। तो इसी एल्वियोलाई की जो कैविटीज़ होती हैं उसी में क्या होती है, मिल्क संग्रहित हो जाती हैं। और मिल्क जब इस एल्वियोलाई में संग्रहित होने के बाद क्या होती हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं, जिसको स्तन नलिकाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूब्यूल्स बना हुआ है, इस तरह से ट्यूब्यूल्स बना हुआ है, स्तन नलिकाएं, ठीक है। तो इन्हीं ट्यूब्यूल्स में क्या होती हैं, ये मिल्क प्रवाहित होती है, मतलब जो स्टोरेज मिल्क है ना, एल्वियोलाई में जो मिल्क संग्रहित है वो इसी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में क्या होती हैं, फ्लो होती हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से होते हुए ये कहाँ चली जाती हैं, मेमोरी डक्ट्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्तन वाहिनी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेमोरी डक्ट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ से होते हुए ये मेमोरी डक्ट्स में चली आई। मेमोरी डक्ट्स पे होते हुए फिर ये कहाँ चली जाती हैं, मेमोरी एम्पुला में। कहाँ पे पहुँच जाती हैं, मेमोरी एम्पुला में पहुँच जाती हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेमोरी एम्पुला बोल रहे हैं, ठीक है, ये मेमोरी एम्पुला है। अब मेमोरी एम्पुला से होते हुए कहाँ पहुँच जाती हैं, ये लैक्टिफेरस डक्ट में। कहाँ पर, लैक्टिफेरस डक्ट में पहुँच जाती हैं। तो यहाँ आप लैक्टिफेरस डक्ट देख रहे होंगे ये,
ठीक है। और लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए फिर कहाँ पहुँच जाती हैं? निप्पल्स में, जिसको चूचक भी बोला जाता है, उसमें पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पे निप्पल्स पे ये पहुँच जाती हैं, ठीक है। और निप्पल्स पे पहुँचने के बाद मिल्क कहाँ पे आ जाती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाहर सीक्रेट कर दी जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो ये निपल्स होती हैं, निपल्स के चारों तरफ ये, ठीक है, पिंक या ब्राउन रंग का क्या पाए जाते हैं? कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो पिंक या ब्राउन रंग की होती हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरियोला, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एरियोला, या इसी को बोला जाता है चूचक मंडल या एरियोला, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, पेक्टोरियल्स मेजर मसल्स, और ये रिब्स, ये स्किन है, एडिपोज टिश्यू, और ये अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। लैक्टिफेरस ग्लैंड, लैक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक है, निपल्स, एरियोला, तो ये सारे इधर स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? तो इन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स को हमने क्या देखा? अभी डिटेल में देखा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर फिर से रिकेप करा दूँ आपको कि सबसे पहले मेमोरी लोब्स, ठीक है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। इन्हीं मेमोरी लोब्स के अंतर्गत अंदर में क्या मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर एल्वियोलाई पाई जाती हैं, जो कि बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। यही एल्वियोलाई क्या करती हैं? मिल्क का सिक्रीशन करती हैं, और दूध कहाँ आ जाती है? दूध कहाँ आ जाती है? एल्वियोलाई से होते हुए एल्वियोलाई की कैविटीज़ में स्टोर रहती है। अब एल्वियोलाई की कैविटीज़ में होते हुए ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में चली जाती है, जिसको स्तन नलिकाएँ बोलते हैं। स्तन नलिकाओं से होते हुए ये मेमोरी डक्ट में पहुंच जाती हैं, जिसको स्तन वाहिनी बोलते हैं। स्तन वाहिनी से होते हुए ये, ठीक है, मेमोरी एम्पुला में पहुंच जाती हैं, और मेमोरी एम्पुला से होते हुए ये लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए निप्पल्स में, और निप्पल्स के थ्रू क्या किया जाता है? जब निपल्स को क्या करता है, जो बेबीज़ होता है वो सक करता है, तो मिल्क बाहर आ जाती है। और निपल्स के ठीक चारों तरफ क्या होते हैं? हल्का सा पिंक या फिर ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग एरियोला या चूसक मंडल बोलते हैं। इसी के थ्रू क्या करते हैं? इसी को जो बेबीज़ होते हैं वो फीड करते हैं, और फिर मिल्क उनके तक पहुंच जाती है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि लैक्टेशन अब कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो लैक्टेशन या फिर मिल्क सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करता है? तो न्यूरल हार्मोनल सिस्टम क्या पाया जाता है हमारी बॉडी में? न्यूरल हार्मोनल सिस्टम पाई जाती है, और न्यूरल हार्मोन सिस्टम क्या करती है? मिल्क सिक्रीशन को कंट्रोल या रेगुलेट करती है। तो हमने क्या देखा था कि मेल्स में ये इनएक्टिव होते हैं, याद रखना, मेमोरी ग्लैंड्स मेल में इनएक्टिव होते हैं, लेकिन फीमेल्स में ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। और फीमेल्स में क्या होती हैं? इनका साइज़ क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है जब ये प्यूबर्टी को पहुंचते हैं, लेकिन मेल में साइज़ में नहीं बढ़ते हैं। और मेल्स में इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम बनते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसे केसेस जिसमें ऐसे मेल्स जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें भी मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? डेवलप होने। तो अब हम देखते हैं लैक्टेशन को, कि कैसे लैक्टेशन क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग सगर्भता बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन अकर इन मेमोरी ग्लैंड्स एंड मेमोरीज। तो जो मेमोरीज होते हैं, ठीक है, या फिर और मेमोरी ग्लैंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी की एंड होती है, मीन्स 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद उनमें क्या होने लगता है? डिफ्रेंशिएशन होने लगता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती हैं, और डिफ्रेंशिएशन होने लगता है, जिससे जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं और मेमोरी वो क्या होती हैं वो एक्स्ट्रा ग्रो करती हैं। ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और ठीक है, प्रेगनेंसी के अंत में क्या करते हैं? ये दुग्ध का या फिर मिल्क का क्या करने लगते हैं? सिक्रीशन या स्रावण करने लगते हैं। जो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन होता है वो क्या होता है? प्रोलैक्टिन होता है। एक चीज़ याद रखना,
मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन क्या होते हैं? प्रोलैक्टिन होता है। ये बिल्कुल याद रखना, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन और मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन दोनों में बिल्कुल फ़र्क है, क्लियर डिफरेंस है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और उल्टा पुल्टा आंसर देते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कौन सा है? तो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है प्रोलैक्टिन का, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? दूध के सिक्रीशन में या फिर नट सिक्रीशन प्रोडक्शन में, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दुग्ध संश्लेषी हार्मोन यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो जो हमारी पिट्यूटरी होती है, तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होती है। कहाँ से सिक्रीट होती है? तो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा सिक्रीट होती है। क्लियर? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा ये प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होती है, एकदम याद रखना। और मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन कौन सा होता है? तो मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन या दुग्ध स्रावी हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में या फिर पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है ये? हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइज होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा तो ये सिंथेसाइज होता है, लेकिन कहाँ पर ये, ठीक, कहाँ पर ये कौन सिक्रीट करता है? तो इसको सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, लेकिन सिक्रीट कहाँ किसके द्वारा होता है? ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के द्वारा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। एक चीज़ याद रखना, जो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन्स का क्या होता है? इंजेक्शन आता है बहुत सारे। तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काउज वगैरह हो गया, ठीक है, काऊ या फिर बफेलोज वगैरह हो गया, उनको क्या करते हैं, लालच में आकर जो भी एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीटोसिन का उसमें उनमें इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो क्या करती हैं, मिल्क सिक्रीट करती हैं, ज़्यादा सिक्रीट करती हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अगर ऐसे एनिमल्स को जिसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा है, वो तो दूध तो सिक्रीट करेंगे, मिल्क सिक्रीट करेंगे, लेकिन वो मिल्क बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड वगैरह भी पाए जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना, आप लोग ऐसे मिल्क का सेवन ना करना जहाँ से ऑक्सीटोसिन युक्त मतलब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर जिस मिल्क को क्या किया गया हो, ठीक है, प्रोड्यूस किया गया हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर? क्योंकि आपको तो पता है कि क्योंकि आप जहाँ से मिल्क ऑर्डर करते हो, आपको थोड़ी पता है कि वहाँ कहाँ से मिल्क आ रहा है, कि वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के दे रहे हैं कि नहीं लगा के दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लैक्टेशन में प्लेसेंटा द्वारा स्रावित ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन भी मदद करता है। तो जो ये लैक्टेशन है, ठीक है, लैक्टेशन में या फिर दुग्ध स्रावण में कौन हार्मोन करता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिक, नॉट गोनेडोट्रोपिक, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रोमेटोट्रोपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं HCST। ये हार्मोन भी मिल्क सिक्रीशन में या फिर लैक्टेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ही बच्चा दूध के लिए रोता है, तो उसके रोने की आवाज़ माँ के हाइपोथैलेमस पर पहुँचती है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? जैसे ही बच्चा दूध के लिए रोता है, तो उसकी आवाज़ कहाँ पर पहुँचती है? जो जो मदर्स होती है, उसके ठीक हाइपोथैलेमस में पहुँचती है। क्लियर? उसकी हाइपोथैलेमस में क्या होती है? पहुँचती है। ठीक है, जिससे वह क्या होती है? उद्दीपित हो जाता है या स्टिमुलेट हो जाता है, एवं पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड को रक्त में ऑक्सीटोसिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। हो क्या रहा है कि जो माँ की आवाज़ है, कहना चाहिए जो माँ की आवाज़ नहीं, जो बच्चे की आवाज़ है, जैसे ही बच्चा रो रहा है, तो उसके रोने की आवाज़ कहाँ पर पहुँच रही है? ठीक है, मदर्स के हाइपोथैलेमस पे।
और हाइपोथैलेमस क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो जा रहा है और वो क्या कर रहा है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। और हाइपोथैलेमस से क्या, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रही है। अब ऑक्सीटोसिन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों में स्थित जो पेशी उपकला कोशिका को संकुचित कर रहा है, जिससे दूध वाहिनी द्वारा बाहर आ जाता है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो भी स्तन ग्रंथि होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, और उसमें जो पेशी ऊतक होती है, उन पेशी ऊतक की कोशिकाओं को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होते हैं, मिल्क दुग्ध वाहिनियों में, ठीक है, यानी जो हमने वह वेसल्स देखे थे उनमें आ जाती है और फिर मिल्क बाहर आ जाता है, ठीक। तो हम बोलते हैं कि जैसे ही बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, एक फैक्ट बोला जाता है कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो ठीक है, तो इसका रीज़न है कि क्या रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है कि जैसे ही बच्चा रोएगा तो उसकी सिग्नल मदर्स की हाइपोथैलेमस पर पहुंचेगी और तब वह जाकर क्या करेंगी, उसमें बहुत सारी चेंजेस होंगे और ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का सिंथेसिस होगा और यही ऑक्सीटोसिन अल्टीमेटली मिल्क सिक्रीशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मिल्क इजाकुलेशन या सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। तो क्लियर देख रहे हो आप कि बोला जाता है कि बिना रोए तो माँ भी नहीं दूध पिलाती और बिना क्वेश्चन पूछे तो टीचर्स भी नहीं बताते। तो इस चीज़ को याद रखना, टीचर्स बताते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे तो उतना ही आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती और बिना क्वेश्चन पूछे टीचर्स भी नहीं बताते। तो हम तो बताते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर आप अगर क्वेश्चन पूछते हो तो और डिटेल में बताएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेमोरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन का आगे का भाग। तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ के द्वारा स्रावित पीले रंग के गाढ़े दूध को खीस नवदुग्ध या कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो सही, तो आपने सभी मैमल्स में देखा हुआ है कि न केवल ह्यूमंस बल्कि सभी मैमल्स हैं वो क्या करते हैं, जन्म के तुरंत बाद जो मदर्स होती है वो पीले रंग के एक गाढ़े कलर का, ठीक है, मिल्क सिक्रीट करती है और इस मिल्क को खीस बोला जाता है या नवदुग्ध या कोलेस्ट्रम बोला जाता है। पहले क्या करते थे, गांव के लोगों को पता नहीं था इसी दूध मिल्क के बारे में, तो इस मिल्क को क्या करते थे, वो बच्चे को नहीं पिलाते थे। लेकिन यह मिल्क क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होता है, तो बच्चे को यह मिल्क बिल्कुल पिलानी चाहिए। तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ के द्वारा स्रावित पीले रंग के दूध को खीर बोला जाता है, नवदुग्ध या कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। यह कुछ दिनों तक स्रावित होता है, यह पूरा, ठीक है, हमेशा स्रावित नहीं होता है, याद रखना, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में स्रावित होता है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें IgA एंटीबॉडी प्रकार की एंटीबॉडी होती है जो नवजात को निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है एवं नवजात को कई रोग जनकों से बचाती है। तो यह मिल्क में क्या पाया जाता है, तो इस मिल्क में IgA प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। और ये IgA एंटीबॉडी जो नवजात होता है या जो बच्चा होता है उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो याद रखना, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और यह इम्यूनिटी क्या करती है, जो नवजात होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, उनको कई प्रकार के डिसीज से, कई प्रकार के पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया द्वारा नवजात को माँ का दूध उपलब्ध करवाया जाता है, किसके द्वारा, तो लैक्टेशन के द्वारा। लैक्टेशन के थ्रू क्या किया जाता है, जो भी, ठीक है, मदर्स होते, नवजात होता है, उसको क्या किया जाता है, मिल्क प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपने काउस वगैरह देखा होगा, काउस और ये गोट, शिप, भेड़, तो इनमें क्या होता है, इनमें
ये काऊ को क्या किस चीज़ का दर्जा दिया गया है, तो हमारे यहाँ काउस को किसका दर्जा दिया है, तो मदर्स की दर्जा। ठीक है, काऊ को हमारे गाय को हमारे यहाँ माँ के रूप में माना जाता है, तो उसके मिल्क को भी क्या किया जाता है, जो न्यूनेट्स वगैरह होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं उनको पिलाया जाता है। ठीक है, आपको पता है, अगर आपको उससे मैं क्वेश्चन पूछूं तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनमें सबसे ज़्यादा, सबसे मिल्क में किसके मिल्क में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ताकत होता है। तो इसको आप डिक्रीजिंग न्यूट्रिशन रिच किसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो आप क्या बोलोगे, गाय, भेड़, बकरी और भैंस। तो क्या ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा से कम न्यूट्रिशन की ओर, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो याद रखना भेड़ में सबसे ज़्यादा, उसके बाद किस में, ठीक है, बकरी, उसके बाद गाय, और उसके बाद फिर भैंस। ठीक है, तो भेड़ की, ठीक है, जो शीप होती है उसके मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। कोलेस्ट्रम का सेवन बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो कोलेस्ट्रम होता है इसका सेवन क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्लियर। माता का दूध बच्चे को कम से कम 6 माह तक पिलाना चाहिए, तो कम, ठीक है। मदर, आपने यह देखा होगा कि जो मदर्स मिल्क होता है कम से कम 6 मंथ तक क्या होते हैं, कंटिन्यू मदर्स के दूध पिलाए जाते हैं। और मदर का जो मिल्क होता है वही क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। जो न्यूनेट्स या फिर जो नवजात होते हैं उनके लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन मदर की मिल्क प्रोवाइड कराती है। 6 माह के बाद ही क्या किया जाता है, जो न्यूनेट्स या बच्चे होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो दूध का केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो दूध में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो दूध में IgA एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, फैट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और प्रोटीन्स में भी मेनली मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, तो मिल्क में केसिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लैक्टोज शुगर्स पाई जाती हैं, और विटामिन्स पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिल्क में पाई जाती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा मेमोरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन के बारे में देखा। क्लियर। तो यहाँ हमारा मेमोरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, टाइम बचा हुआ है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे अभी ही। ठीक है, ओके।